हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव हब। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी जो कि आपकी नई नई आई है उसके बारे में। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आपको फुल डिटेल यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से पुराने सालों में क्वेश्चंस आए थे, ताकि आपको एग्जाम देने में, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद वैकेंसी आई है तो एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके 24 मई 2016 को पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। यहाँ पे आपको करवाई जाएगी सारे जॉब की तैयारी, जैसे एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 to 5 दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कुछ प्रोवर्ब दिए गए हैं, उसके आपको चारों ऑप्शंस में से कौन सा सुटेबल है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड अ न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड का सुटेबल इन चारों ऑप्शंस में से मीनिंग क्या होगा। कह रहा है जो पिछला जो बजट हुआ उसमें गवर्नमेंट ने कर लगाने की नए स्कीम को लाया, यानी कि आगे लाया। तो इसके लिए चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो इसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंट्रोड्यूस्ड, यानी नए बजट के बारे में, नए स्कीम के बारे में उन्होंने बताया। बाकी चारे ऑप्शंस की बात करें तो प्रायोरिटाइज्ड मतलब होता है प्राथमिकता के आधार पर, डिस्प्लेड मतलब आप सभी को पता होगा दिखाया, नोटिफाइड का मतलब अधिसूचित। लेकिन अगर हम बात करते हैं बजट या फिर इससे जुड़े प्रोग्राम या स्कीम की, जिसको संसद के पटल पर पेश किया जाता है, तो उसमें इंट्रोड्यूस यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स। कोई कंपनी है, इसकी शेयर जो है बढ़ते जा रही है, तो किस तरीके से बढ़ते जा रही है। तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जा रही है, यानी एक कैलकुलेटेड वे में बढ़ते जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें तो एज प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित होता है। अब इसके बारे में वेरी स्लोली मतलब धीरे धीरे, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि लिप्स एंड वांट्स का मतलब ही है दिन दोना रात चौगुना। फिर ऑप्शन नंबर डी है फार लेजर देन एक्सपेक्टेड, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये तो हुआ कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। पुलिस जो है एक कंसिडरेबल हेडवे, हेडवे का मतलब होता है किसी चीज में प्रोग्रेस करना, यानी कि पेपर को सॉर्ट करने में प्रोग्रेस कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शंस तो मूवमेंट मतलब गति, एक्शन मतलब कार्य कर रही है, मेजरमेंट मतलब तो आप सभी को पता है माप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द काइंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म्स। एक दयालु औरत है, बूढ़ी औरत है, जो कि किसी अजनबी को खुले दिल से पूरे प्यार के साथ उसे रिसीव कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा विथ वार्म्थ, यानी कि तहे दिल से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली वे में उसे इनवाइट कर रही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें तो विथ और हर आर्म फ्री, तो इसका मतलब तो डायरेक्टली हो गया कि आर्म को फ्री करके अपनी बाहों को खोल खोल करके, तो ये तो इस वर्ड का हिंदी हो गया समझिए। फिर है आपका विथ रेजिस्टेंट, तो रेजिस्टेंट का मतलब होता है किसी को कैद करना, और विद ग्रेटिट्यूड मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे प्रोत्साहित तो कर नहीं रही है, वो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट कर रही है, रिसीव कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। मेरा फ्रेंड है जो कि स्लोप यानी कि ढलान से दौड़ रहा है, हेल्टर स्केल्टर यानी कि अव्यवस्थित ढंग से दौड़ रहा है। तो इसका आपका करेक्ट यहाँ पे होगा हरिडली एंड इन कंफ्यूजन, यानी कि उसे पता नहीं है कैसे दौड़ना है, उसे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जल्दबाजी में वो दौड़ रहा है। बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें तो अननोइंगली है, इसका मतलब मतलब उसे उस बारे में नहीं पता हो, मिनिमम स्पीड यानी धीरे धीरे, पर्पसफुल्ली यानी किसी पर्पस से, तो ये सारे तो होंगे नहीं। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि मिस स्पेल्ड है यानी गलत स्पेल्ड है, उसके बारे में हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे चार आपको ऑप्शन है, प्रियोरिटाइज, पिक्चराइज, विजुअलाइज या इंडिविजुअलाइज। अब इन सभी के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे मिस स्पेल्ड है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में मिस स्पेल्ड है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रियोरिटाइज। अगर प्रियोरिटाइज की स्पेलिंग की बात करें तो यह होता है
PRIORITIZE। यहाँ पे आपका स्पेलिंग क्या होता है? तो PRIORITIZE। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी चीज को प्राथमिकता देना। अब अगर हम बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें, सारे ऑप्शंस की मीनिंग एक बार जान लेते हैं। तो पिक्चराइज है, तो पिक्चराइज का मतलब क्या होता है? तो किसी चीज का चित्र बनाना। विजुअलाइज मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की कल्पना करना। अगर बात करें इंडिविजुअलाइज, इसका मतलब होता है कोई भी चीज व्यक्तिगत हो जाना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी मिस स्पेल्ड ही पूछा है, यानी मिस स्पेल्ड आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, 6 to 10 है यहाँ पे। मेंडासियस और ऑब्नॉक्सियस, पर्निसियस या फेरोसियस। तो अगर मेंडासियस की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही स्पेलिंग है और इसका मतलब होता है मिथ्या या झूठा। अगर ऑब्नॉक्सियस की बात करें तो ये आपका गलत स्पेलिंग है। यहाँ पे आपको जो बीच में एक्स के बाद सी है वो आपका एक्स्ट्रा दिया गया है। बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें तो पर्निसियस। पर्निसियस का मतलब होता क्या है? तो पर्निसियस का मतलब होता है आपका हानिकारक या घातक। फेरोसियस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्रूर या खूंखार। क्वेश्चन नंबर 8 है पेनेट्रेट, इरिटेट, हेजिटेट या परफोरेट। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पेनेट्रेट, इरिटेट, हेजिटेट या परफोरेट। तो यहाँ पे आपका रॉन्ग की बात करें तो पेनेट्रेट है। पेनिट्रेट की अगर सही स्पेलिंग की बात करें तो PENNE के बाद R नहीं होता है, ये आपका रॉन्ग है, बाकी बिल्कुल सही है। और पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे आपका क्या स्पेलिंग है? PENETRATE, यानी आपको एक N भी ज्यादा है। अब इसका मतलब होता है क्या? तो भेदना या रिसना। बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें तो इरिटेट, इरिटेट मतलब होता है किसी को तंग करना। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। परफोरेट का मतलब होता है छेद करना। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है पैसेज वे, काउज वे, सब वे या स्ट्रेट वे। तो पैसेज वे का स्पेलिंग की बात करें तो पैसेज का स्पेलिंग ही होता है PASSAGE। तो पैसेज वे में इसके बाद वे लगेगा, यानी एक ई कम है। और अगर पैसेज वे के मतलब की बात करें तो पैसेज वे का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका दालान या कॉरिडोर। जबकि अगर कॉजवे की बात करें तो कॉजवे का मतलब होता है किसी सेतु यानी पुल का रास्ते की बात करते हैं। सबवे का मतलब क्या होता है? भूमिगत मार्ग की बात करते हैं। स्ट्रेटवे का मतलब क्या होता है? सीधा या तुरंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें मिस स्पेल्ट हमें निकालना है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टेम्परेचर, टेम्परामेंट, टेम्पेस्टियस या टेम्पटेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा होगा? तो टेम्परेचर बिल्कुल आपका सही स्पेलिंग है, जिसका मतलब आप सभी को पता है तापमान। अब हम बात करते हैं टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, नेचर। टेम्पेस्टियस का मतलब क्या होता है? तो टेम्पेस्टियस का मतलब होता है प्रचंड या उदग्र। अब टेम्पेस्टियस जो कि आपका रॉन्ग है, इसका स्पेलिंग क्या होता है? तो इसका स्पेलिंग होता है TEMPESTUOUS, यानी कि एक जो यहाँ पे ए है इसके जगह पर ई होता है। फिर बात करें टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपका वी फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। तो वी डैश 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 रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो वी मे हैव टू रिस्पेक्ट या वी विल रिस्पेक्ट, यानी या वी शैल रिस्पेक्ट या वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो कोई भी चीज है जो कि आपका नेचुरली है, जिसे हमें करना ही चाहिए, तो उसमें लगता है वी आउट टू, यानी वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वी आर हाईली डिसअपॉइंट। किस चीज से डिसअपॉइंट है? तो एग्जाम रिजल्ट से। तो वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड अबाउट या फ्रॉम या इन या विथ। तो अगर हम किसी पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें डिसअपॉइंट के साथ लगता है विथ। तो वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विथ एग्जाम रिजल्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस सिट डाउन डैश डैश द शैडो। लेट अस सिट डाउन डैश 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 द शैडो ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम, यानी कि चलो
पेड़ के छांव के नीचे बैठते हैं कुछ देर के लिए, तो सिट डाउन के साथ क्या लगेगा? तो यहाँ पे सिट डाउन इन द शेड ऑफ ए ट्री, जैसे ही पेड़ की छांव की द शेड की बात करें तो इन द शेड होता है। नेक्स्ट है मदर हैड प्रिपेयर 20 बिस्किट्स, माँ ने 20 बिस्किट्स बनाए, रानी उसमें से सारे बिस्किट्स को खा गई, देयरफॉर माँ ने उसे क्या कहा? तो माँ उसे कहेगी कि वो बहुत ही ज्यादा खाती है या पेटू है, यानी कि ज्यादा खाने वाला यानी ग्लटन। बाकी सारे ऑप्शन की बात करें तो डाइजेस्टर मतलब होता है कि पाचक, तो रानी पाचक तो है नहीं। गोडर मतलब क्या होता है? तो एक ही गोत्र की व्यक्ति, तो वह भी नहीं। नीडी मतलब जरूरतमंद, तो नहीं। रानी क्या है? पेटू है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यू आर फॉर्चुनेट डैश 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 हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट सन, आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि आपका बहुत ही तेज़ और आज्ञाकारी बच्चा है। तो यहाँ पे फॉर्च्यूनेट के साथ क्या होता है? तो इन होता है। फॉर्च्यूनेट इन हैविंग एंड, जैसे ही हैविंग लग गया तो उसके पहले इन हैविंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 में आपको एरर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट, वह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है बट उसके 3 बेटों में से किसी के पास मेरिट नहीं है कोई भी। तो जैसे ही 3 लोगों की बात की जाए तो वहां पे नाइदर नहीं लगता है, क्योंकि नाइदर 2 लोगों में लगता है, यानी नन हैज एनी मेरिट होना चाहिए, NONE, नन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, सच्चाई जानने के बाद वो मैटर में उन लोगों ने सही डिसीजन लिया। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होना चाहिए। ट्रूथ जो है वो किसी स्पेशली चीज होता है, एक स्पेसिफिक चीज है, इसलिए आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर रहे इट इज टाइम या इट इज अ गुड टाइम, तो उसके साथ हमेशा V2 लगता है, यानी डिसाइडेड, डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द काउज लेट हिम स्पीक, वो जो कि इस कारण से सबसे ज्यादा सफर किया है उसे बोलने दो। तो यहाँ पे होना चाहिए ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, यानी उसे बोलना, उसे अलाउ किया जाना चाहिए बोलने का, जो सबसे ज्यादा सफर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट टू अ स्मोक्ड सैलमन, तो जैसे ही सैलमन की बात करें तो यह एक कॉन्टेबल नाउन है, तो अ स्मोक्ड सैलमन होना चाहिए, तो टू अ स्मोक्ड सैलमन होगा। फिर कह रहा है यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड, कैंडिड का अपोजिट क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, यानी जो आप कोई भी चीज बोलता है तो स्पष्टली बोलता है। तो आउट स्पोकन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है आउट स्पोकन, या फ्रैंक का मतलब स्पष्ट बोलने वाला। तो ये तो अपोजिट नहीं, ये तो सिमिलर वर्ड हो गए। डेवियस, डेवियस का मतलब क्या होता है? डेवियस का मतलब होता है चालबाज या धूर्त, तो जो चालबाज या धूर्त रहेगा वो किसी भी चीज को स्पष्ट नहीं बोलेगा, वो मन में रखेगा, और जो चीज उसे बोलना चाहिए बस उतना ही बोलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका अपोजिट हो जाएगा। डिसगाइज्ड का मतलब होता है छिपा हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह जो नींद में चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो नींद में चलने वाले को बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट, जबकि नींद में बोलने वाले को बोलते हैं सोमनिलिक्विस्ट। इगोइस्ट मतलब होता है जो कि हमेशा ईगो में, अहंकार में रहता है, और एल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकार करने वाला, यानी परोपकारी। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का अपोजिट क्या होगा? सबसे पहले फैसिलिटेट के बारे में आपको जानना है, यह एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को आसान बनाना। तो अगर हम इसके वेस्ट, आपका क्योंकि अपोजिट पूछा है, तो हेल्प मतलब होता है मदद करना, अगर मदद करेंगे तब तो वो आसान बन ही जाएगा। प्रोपेगेट की बात करें तो इसका मतलब होता है उत्पन्न करना, तो यह भी नहीं होगा। हिंडर की बात करें तो हिंडर का मतलब क्या होता है? आपका किसी भी चीज को रोकना या उसमें बाधा उत्पन्न करना, तो ये आसान की जगह पर उसे रोकेगा तो वो कठिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका अपोजिट है। और रिजेक्ट मतलब होता है किसी भी चीज को अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द वर्ड विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, तो वैसा स्पेशलिस्ट जो कि आई साइट चेक करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब है बाकी सारे ऑप्शन,
ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन मतलब होता है चश्मा बनाने वाला, जबकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब होता है जो कि आई साइट को चेक करता है। फिर है इचिथायोलॉजिस्ट, इचिथायोलॉजिस्ट मतलब होता है मछली के ऊपर अध्ययन करने वाला, न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्नायु रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अफर्म। अफर्म का अपोजिट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें जानना है अफर्म के बारे में। तो अफर्म एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का समर्थन करना। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो रिफ्यूज मतलब मना करना, इनकार करना, निगेट, नेगेट का मतलब होता है इनकार करना। तो रिफ्यूज एक नाउन है, नेग्लेक्ट का मतलब भी आपका होता है किसी चीज को उपेक्षा करना, अवॉइड का मतलब बचना, और निगेट का मतलब होता है इनकार करना, और यह एक वर्ब है, इसी कारण इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको एक पैसेज दिया गया है 26 to 30। इसमें आपको बताया गया है एंटीबायोटिक्स के बारे में कि पिछले 50 साल में डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड, जो पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो ट्रिवियल इन्फेक्शंस के लिए, पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी मंद है। दिस डेज इट इज नॉट अनकॉमन टू सी प्रैक्टिशनर, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यह अनकॉमन नहीं है कि प्रैक्टिशनर्स जो हैं प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, एक ही साथ बहुत ही सारे एंटीबायोटिक्स को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि कॉम्बिनेशन जो है ड्रग्स का वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अब कह रहा है एंटीबायोटिक्स हैव ट्रेडिशनली बीन नोन, पहले जो है एंटीबायोटिक्स को हम मिरेकल्स ड्रग्स कहते थे, बट देयर इज ग्रोइंग एविडेंस, लेकिन अब यह एक सबूत मिल रहा है कि यह ओवर वर्कड मिरेकल्स है, यानी कि यह बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा है। और इसके लिए खास करके हमारे जैसे देशों में यह एंटीबायोटिक्स बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क्ड है, और हम फिर से प्री एंटीबायोटिक डेज की कल्पना नहीं कर सकते, यानी बिना एंटीबायोटिक के दिनों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हम सीधे से उसके डायरेक्शंस में जा रहे हैं, उसके यूज के डायरेक्शन में। अब इस पे आपको क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स को ओवरवर्क्ड मिरेकल क्यों कहते हैं? एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिरेकल्स बिकॉज, क्यों कहते हैं उसे ओवरवर्क्ड मिरेकल्स? तो इसे ओवरवर्क्ड मिरेकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अब ओवर यूज्ड हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज, अब हम फिर से प्री एंटीबायोटिक डेज के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अब हम फिर से एंटीबायोटिक डेज, एंटीबायोटिक का यूज किए बिना नहीं रह सकते हैं, हम इसे नहीं यूज किए बिना नहीं रह सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द पैसेज टेल्स अस दैट, पैसेज हमें क्या कहना चाहता है? तो पैसेज हमें क्या कहना चाहता है? तो पैसेज हमें कहना चाहता है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इतना ज्यादा ओवर इसका इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द पैसेज डिस्कसेस द यूज ऑफ, पैसेज किसके यूज को डिस्कस कर रहा है? तो एंटीबायोटिक्स का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, देयर डेज इट इज नॉट अनकॉमन टू प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स मीन्स, कह रहा है कि आजकल के दिनों में एंटीबायोटिक्स का प्रेस्क्राइब करना अनकॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि यह एक कॉमन प्रैक्टिस, इट इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करना एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। अब है, ये तो हो गए आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के थे। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है अहमदनगर में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगर इनकी मृत्यु की बात करें कि यह कब हुई थी, तो यह आपकी हुई थी मार्च 1707 में। इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि औरंगजेब ने किया क्या-क्या था, तो औरंगजेब ने बहुत सारे मकबरे बनवाए, जिसमें से एक मकबरा था बीबी का मकबरा, जो कि उन्होंने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था उसमें, और इसके पुत्र आजम शाह के देख-रेख में यह बना। इसके बाद अगर इन्होंने और क्या-क्या किया, तो इन्होंने 1679 में जजिया कर को लागू किया था, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर औरंगजेब की जन्म की बात करें तो 1618 को दोहाद गुजरात में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें तो कि इसकी औसत गहराई कितनी है, तो 7300 मीटर है।
इसी में आपकी मेरियाना गर्त है, और भी बहुत सारे गर्त है। मेरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा गर्त है, कर्माडेक गर्त, एल्यूशियन गर्त गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, फिलीपींस गर्त, टोंगा गर्त और प्रशांत महासागर, ये सारे जो है प्रमुख इसके गर्त है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को अभ्यास को समाप्त कर दिया? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत है, यानी अनुच्छेद 17। बाकी सारे अनुच्छेद की अगर बात करें कि अनुच्छेद 14, 18, 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में आपका है विधि के समक्ष समता का वर्णन है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 19 में मूल अधिकारों के केंद्र बिंदु है, यह सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसमें 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार आपके शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यवसाय नहीं करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किस राज्य का व्यवसाय नहीं करता है? तो जम्मू और कश्मीर, जो कि उस समय राज्य था, अब तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगर आपसे पूछे आरबीआई के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वप्रथम किसके द्वारा संशोधित किया गया था? तो प्रस्तावना जो है सर्वप्रथम 42वां संशोधन में संशोधित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध है? तो जहांगीर खान जो है किस खेल में प्रसिद्ध है? तो स्क्वैश में, यानी ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर खान जो है पाकिस्तान के पूर्व विश्व नंबर 1 पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था। ध्वज के प्रतीक को आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली की उत्पत्ति जो है वह आपकी हुई थी यूएसए से। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 सहित अनेक अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इसके बारे में बात करें तो इसको 1973 से 74 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप में भी घोषित किया गया था। कर्नाटक के अन्य टाइगर रिजर्व की बात करो तो एक है भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। अगर हम बात करें और भी राज्यों की, जैसे राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो कुकुंद्रा, केवलादेव, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसमें है राजीव गांधी, पॉपी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर। उसी तरीके से अगर हम बात करें असम की, तो इसमें काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमेरी, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर संसद का कितना होता है? तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होना चाहिए 6 महीने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? त्रिस्तरीय पंचायती राज को सबसे पहले अपनाया था राजस्थान ने, ऑप्शन नंबर सी। और ये 3 स्तर जो थे वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किए गए थे, जिसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार किसके द्वारा हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी, वो हुई थी आपकी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें मराठों से अफगान की हार हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, किस संसद के गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? करण निम्न में से किस संसद के गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये है भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल संसद के गैर संसद सदस्य को संबोधित करने का अधिकार रखता है। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात की गई है, यानी अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत एक संघ के मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन आपको यो मतदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग जो है वो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसे बेनिहाल या बनिहाल दर्रा भी कहते हैं। इस सुरंग की लंबाई है 2.85 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46,
45 अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? तो अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? तो दयालु बुध ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत सूची में भी डाला गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, बस में खड़े यात्री को बाहर की ओर फेंका जाता है जब बस अचानक मोड़ लेता है, ऐसा क्यों होता है? कह रहा है बस में जो यात्री खड़े होते हैं उन्हें बाहर की ओर फेंक दिया जाता है जब बस अचानक मोड़ लेता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है गति की जड़ता के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह है आगे के सुधारों की समीक्षा के लिए, किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो आगे के सुधारों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 46 47 तक का आपका हो गया। 48 की बात करें तो भारतीय नवीनतम सैटेलाइट भू समकालिक कक्षा कौन सा है? तो भारतीय नवीनतम उस समय, क्योंकि उस समय जो करंट में रहेगा वही सारे आपके क्वेश्चन होंगे, तो भारतीय नवीनतम सैटेलाइट भू समकालिक कक्षा कौन सा था उस समय? तो ऑप्शन नंबर सी, इनसैट 4A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा प्रावधान निलंबित होता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 50, यह कह रहा है भारत की पहली टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? तो भारत की सबसे पहली टॉकी फीचर यानी बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। उससे पहले राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी, जिसे का के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के, और यह बिना बोलने वाली फिल्म थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र को सक्षम बनाता है सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करेगी? तो नौकरियों और शैक्षणिक में आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 16 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में तो अनुच्छेद 14 के बारे में तो हमने आपको बताया, यह विधि की समता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 जो है मूल अधिकार का केंद्र बिंदु है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस मुद्रा का रुपए के संदर्भ में उच्चतम मूल्य है? तो रुपए के संदर्भ में सबसे उच्चतम मूल्य किसका है? तो यह है पाउंड का, ऑप्शन नंबर ए। 1 पाउंड का रेट 100 रुपए से अधिक है फरवरी 2023 यानी अभी में अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करें 1 अमेरिकन डॉलर की तो इसकी कीमत है 82 रुपए भारतीय रुपए से अधिक। अगर बात करें 1 यूरो की तो इसकी कीमत है 88.56। अगर बात करें 1 सऊदी रियाल यानी कुवैती दिनार के तो 270 भारतीय रुपयों से अधिक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा गैस शीतल पेय में दबाव में मौजूद है? तो शीतल पेय में दबाव में आपका मौजूद है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम बात करें इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 55, तो राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकेंड लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, किस घटना ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? कह रहा है कौन सी घटना थी जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो यह बनाया था बक्सर की लड़ाई 1764 ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, किस किस हवा की खेत सबसे अधिक होती है? किस हवा की वेग सबसे अधिक होता है? तो किस हवा की वेग सबसे अधिक होती है? तो टॉर्नेडो की, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, किस उम्र तक बच्चों को किसी भी कारखाने या खतरनाक काम करने में लगाने की मनाही की गई है? तो कितने उम्र तक के बच्चे को? तो 14 साल के बच्चे को जोखिम भरे काम के लिए मनाही की गई है, यह अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के पीछे भाग रहा हो तो क्या कहलाता है? तो जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के पीछे भाग रहा हो तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, ग्रीष्मकालीन मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। रबी फसल आपके हैं कौन कौन से? तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई, ये सारी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट्स आपको नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे के 40 क्वेश्चंस, तो उसके लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।